आज जो हमारे पॉडकास्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है और सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं हमारे दांत, टीथ। तो आज हम जो बातें करेंगे, हमारे बीच एक बहुत ही प्रेस्टीजियस डॉक्टर हैं जो एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। ओके डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि एक बार तो आप है ना हमारे व्यूअर्स को है ना आप अपना एक बार इंट्रो दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप तिवारी भरतपुर से। मीरा डेंटल क्लिनिक ये लास्ट 2016 से ओपन है। आज अप्रैल में 8 साल हो जाएंगे इसको, और तब से भरतपुर वालों की सेवाएं कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, ये लिखा हुआ डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट इज इक्वल टू डेंटिस्ट। डॉक्टर जो नॉर्मली आप सभी को पता है कि डॉक्टर सेवा करता है, इंसान को ठीक करता है। डेंटिस्ट का भी काम यही है कि किसी को पेन हो रहा है दांत में, तो आप आओगे तो पेन रिलीफ मिल जाएगा। इंजीनियर का काम क्या होता है, आपको पता है कि वो कैलकुलेशन करता है कि हाँ, जैसे आप किसी पे आप गए स्माइल मेकओवर के लिए, तो बाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मेजरमेंट जिसे कहते हैं, तो उसके हिसाब से। आर्टिस्ट का काम होता है कि चीज़ों को डेकोरेट कर देना। जैसे आप मान लो किसी की स्माइल, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है उसको, जो परफेक्ट स्माइल मेकओवर जैसे बोलते हैं, तो वो आर्टिस्ट का काम होता है। मतलब दांत भी क्लियर कर, मतलब वो शेप में लाए जा सकते हैं। शेप बिल्कुल, नो डाउट, शेप में ला सकते हैं, नए दांत लगाए जा सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो सर, अभी जैसे डेफिनेटली आप डेंटिस्ट, एक चीज़ और बताई थी, अभी हम बात कर रहे थे सब कि डेंटिस्ट और जो MBBS जो स्टूडेंट वो एक ही कैंपस में, आई थिंक एक कैंपस क्या होता है, आप आज भी अगर SMS में आप स्टडी करें, किसी भी मेडिकल कॉलेज में करें, तो दोनों में क्या होता है, पहली बात तो क्या है, लोगों की सोच ये है कि डेंटिस्ट मतलब वो दांतों का डॉक्टर है। ठीक है, नो डाउट दांतों का डॉक्टर है, बट उनकी मेंटलिटी भी है कि उसने एजुकेशन जो पढ़ी, जो बुक्स हैं वो दांतों के लिए पढ़ी, मतलब वो 32 दांतों का डॉक्टर है। बट देखा जाए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आप अगर BDS करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट MBBS के बराबर ही पढ़ना पड़ता है। जो उनका सिलेबस है सिमिलर टू आपका सिलेबस होगा। आप अगर जाओगे क्लास में तो MBBS और BDS के सिमिलर क्लास लगती हैं। बस प्लस विद दैट ये हो जाता है कि आपको डेंटल का एक एक्स्ट्रा कोर्सेज जो भी हैं आपके सिलेबस में, वो आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट है। इमरजेंसी अगर सर्विस में लगती हैं आज भी, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं डेंटल के, तो उनकी इमरजेंसी जॉब्स लगती थी पहले, नाइट ड्यूटी लगती थी, जो अभी नहीं लगती हैं वैसे, बट उनको सब कुछ देखना पड़ेगा। इवन हमारी जैसे ड्यूटी पहले जब SMS में अगर जाएंगे आज भी, तो आपको डेंटल के जो स्टूडेंट्स हैं 3rd ईयर वाले, 4th ईयर वाले, वो इमरजेंसी SMS में आपको हो सकता है किसी ICU में हो रहे हों, क्योंकि सर्जरी, मेडिसिन सब कुछ सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं हम लोगों के। तो कोई इतना वेरिएशन है ही नहीं बिल्कुल भी। कि अभी जैसे एक बार हड़ताल हुई थी डॉक्टर्स की, हाँ, तो कुछ जो क्या बोलेंगे उनको, वैद्य जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा दिए थे। और जब मैंने उनसे बात करी तो वो कह रहे थे कि सुनील, हम तो इस फील्ड में कुछ जानते नहीं हैं। हाँ। तो क्या ऐसा आपके साथ भी है कि माना जो गैस्ट्रो का पेशेंट है, पेट में दर्द है, तो क्या ऐसा, और या फिर किसी गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास कोई टीथ वाला पेशेंट चला, दांत वाला, तो क्या कुछ आपस में? देखिए, मोस्टली क्या है, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन नॉर्मल सिंपल है। इवन दैट अगर नर्सिंग वाला भी कोई मेडिसिन की बुक्स पढ़ेगा, वही पढ़ेगा जो MBBS वाला पढ़ता है, वही BDS वाला पढ़ता है, कोई चेंजेस नहीं है। मेडिसिन सिंपल है। आप पेट दर्द की बात करें या कोई भी नॉर्मल, जैसे अगर दांत के दर्द की बात करें, तो एक आप किसी भी फिजिशियन के पास में जाएंगे तो वही पेन किलर है। आप जैसे हम नॉर्मल सी बात बताएं, हम एंटीबायोटिक लिखते हैं मॉक्स 625, ठीक है, तो अगर आपको डेंगू हो गया है तब भी आपको वही मेडिसिन खानी है, आपको कोरोना हो गया वो भी मेडिसिन वही खानी है, सिमिलर। अगर आप मान लो आपके घुटने में पेन है, ऑर्थोपेडिक का आपको प्रॉब्लम है, तो आप वही, हम जो मेडिसिन पेन किलर लिखते हैं सेरा पैरा, तो वही इक्विवेलेंट है। तो वो मेडिसिन कोई ऐसा मैजिक नहीं है। बट डेंटल में क्या है, मेडिसिन का रोल नहीं है, मेडिसिन का रोल ओनली 10% है कि आपको डेफिनेटली वहाँ सर्जरी करवानी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर मान लो आपको दांत में पेन है तो आपको रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, प्लस विद दैट उसके साथ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है ही नहीं। पहले हॉस्पिटल तो ठीक रहे, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से डेंटल केयर जो क्लिनिक्स हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या वजह है? रीज़न ये है कि आज की जनरेशन बहुत अवेयर हो गई है। अपन अभी भरतपुर में बैठते हैं, अगर आप और बड़ी सिटी जाएंगे, आप दिल्ली जाओ, आप जयपुर जाओ, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वर्क भी इंक्रीज हो गया है। जैसे एक नॉर्मल शो आपको शायद एस्थेटिक मतलब कई बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्माइल मेकओवर जिसे कहते हैं। मान लो मुझे अपने दांत पसंद नहीं आ रहे, मुझे या और वाइटनिंग करवाने, तो उसके अलग अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट है। आजकल डायमंड लगने लग गया है दांतों पे, ठीक है,
तो दांतों पे डायमंड लगता है। तो डायमंड की तो सुना ना कि डायमंड को अगर कोई लक भी ले तो मर जाता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना तो प्योर डायमंड तो किसी के पास में नहीं है आपको, इसीलिए आरबीआई भी है ना, अगर आपको पैसे मतलब गोल्ड आप देते हो तभी पैसा देती है, डायमंड दे करके भी पैसा दे सकती थी, बट डायमंड इसलिए नहीं देती है क्योंकि डायमंड जो है ना वो आर्टिफिशियल है, उसको आप वो मशीन से बना हुआ है, आप उसे जज ही नहीं कर सकते कि वो रियल है या फेक है। नहीं तो आप किसी भी डायमंड को आप जीप पे लगा लो, किसी की डेथ होती ही नहीं है। अच्छा ये मिथ है। हाँ, ये मतलब प्रॉपर अगर प्योर डायमंड है, ठीक है, डायमंड के भी तो बहुत टाइप्स होते हैं, तो अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो आज बहुत ज़्यादा एस्थेटिक में बहुत वर्क हो गया है। अच्छा, डायमंड लगाने का रीजन क्या है? स्टेटस नहीं, स्टेटस नहीं है। अगर मान लो मेरे दांत में अगर डायमंड लगा हुआ है, मैं स्माइल करूँ तो एक तो स्माइल में वो शाइन करेगा, आपका एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हर कोई चाहता है, तो वो only तो क्या ये सेलिब्रिटीज लगवाते हैं? मैंने अभी लगा रखा था, खुद नहीं, अभी मैंने हटाया कुछ दिन पहले ही। अच्छा, आपने खुद में लगा रखा था? तो और बताए क्यों नहीं, हम ले जाते। और आपको शायद पता नहीं होगा, अभी मैं बताऊँ आपको, मेरे पास में 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट आई थी, उनके गोल्ड लगा हुआ था जब वो शायद 5 या 6 साल की हुई, तब अच्छा, तब वो यही नियर बाई में रहती है, उनके गोल्ड आगे के दांतों में लगा हुआ था, गोल्ड रिंग, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है उस टाइम की बात करें, मतलब अगर वो आज 80 साल की हैं तो आप सोच सकते हैं जब वो 5 साल की हुई हैं, तो क्योंकि तब शादी 12-13 साल में हो जाती थी, तो उन्होंने खुद ने बताया कि मैंने अपने घर पे लगवाया था जब मैं बहुत छोटी थी। घर पे क्यों, रीजन क्या लगवाने का? तब भी चलते थे, अच्छा, चीज़ें तो तब भी चलती थी, बट लोग इतने अवेयर नहीं थे तब, वो सिर्फ ऐसे थे मनी मेकिंग लोग ही करवाते थे। आज लोग अवेयर बहुत हो गए हैं ये चीज़ें। दांत में दर्द है तो सब भागते हैं डॉक्टर के पास, जाओ, कई बार तो बहुत सीवियर पेन हो जाता है दांतों में, लेकिन अगर कोई हेल्दी है जो दांत में पेन नहीं है, वो आता नहीं है डॉक्टर के पास, तो क्या कहना चाहिए, उसको आना चाहिए या फिर सच में दर्द होने पर आना चाहिए, क्या कहना चाहिए? तो क्या है, अगर आप बिफोर पेन से पहले आप जाओगे, अगर पहली बात तो हमको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए हर 6 मंथ में, ठीक है, दांतों का अगर आप 6 मंथ में चेकअप करवाते रहेंगे तो उससे बहुत एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज आप किसी भी एज से लेके चलें, अगर आप मान लो एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि बच्चे के 7 साल से दांत, जो दांत दूध के दांत जैसे होते हैं, हम डेफिडस बोलते हैं उनको, वो टूटना चालू होते हैं, ठीक है, और 7 साल पे, ठीक है, और नए आने चालू होते हैं। ये 13 साल का प्रोसेस चलता है, बच्चे का दांत टूटेगा आएगा, टूटेगा आएगा, ये चीज़ होती है। 20 दांत होते हैं बच्चों में, वो 20 से 28 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आप 7 साल के एज पे बच्चे को लेके जाओगे कि दांत इसका टूट रहा है, हिल रहा है, हमारी साइकोलॉजी ही टूट के नया आ जाएगा, बच्चा कई बार कह रहा होता है दर्द हो रहा होता है, तो हम सोच लेते हैं कि नया दांत आएगा इसलिए दर्द हो रहा है, अब हम लेके नहीं जाते। अब वो हो सकता है उसके पेरेंट्स के दांत टेढ़े मेढ़े हुए हो, तो हो सकता है बच्चे के भी दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उसका दांत टूट नहीं पा रहा, तो नीचे से जो दांत आ रहा है उसका, तो या तो बाहर से आ जाएगा या अंदर से आ जाएगा, जो परफेक्ट पोजीशन पे आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। अब आप अर्ली स्टेज पे चले जाते तो वो कोई भी डॉक्टर उस दांत को निकाल देता और वो अपनी स्पेस पे आ जाता, अब वो नहीं आया। अब बच्चे या लड़कियां जितनी भी होती हैं, दांत आपने देखे होंगे टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिग जैग होते हैं, कई बार आपने देखे होंगे लड़कियों के दांत बाहर निकले हुए होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उनकी आदत होती है अंगूठा चूसने की, ठीक है, तो वो अवॉइड कर देते हैं। तो अंगूठा चूसने से क्या होता है, हमारा जो हार्ड पैलेट होता है, जैसे तालू बोलते हैं, वो बाहर की तरफ पुश हो जाता है। अच्छा, अंगूठा चूसने से दांत बाहर आ जाते हैं? तालू ही बाहर वो पोजीशन में पुल हो जाता है। किसी भी चीज़ को हम पुल करेंगे ना, इसी तरह से तो हम शकिंग करते हैं, तो वो पुल हो जाता है। तो उसी के लिए वो जो वायरिंग करते हैं, जिग जैग के लिए वायरिंग होता है। अब वो फिर शादी के इशू आता है तो लोग बाग कहना करवाते हैं वायरिंग ट्रीटमेंट। अब वायरिंग ट्रीटमेंट करवाएंगे तो नो डाउट, देखिए बहुत सारी रीजन, अलग अलग कंसेप्ट होता है केसेजों का। किसी केसेज में ये होता है कि दांत निकालने पड़ते हैं, बिल्कुल सही दांत भी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो दांत बाहर है, अब आपको उनको अंदर लेना पड़ेगा, तो स्पेस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो साइड के दांत निकालने भी पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो वहाँ अब ये केयरलेस क्यों हुई कि हम जब बच्चा 7 साल का था, अगर आप जाते कि ये अंगूठा चूसता है, इसकी हैबिट को क्विट करवाने के लिए आप जाते, तो ये कंडीशन नहीं आती। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं कि अंगूठा चूसने से दांत बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिग जैग जो आते हैं दांत, उनका रीजन क्या है? जिग जैग दांत के रीजन ये है कि प्रॉपर 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि पेरेंट्स के हो सकता है दांत टेढ़े मेढ़े हो, जेनेटिक हो सकता है।
दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आज की कंडीशन को अगर देखें कि बच्चे आगे के दांतों का यूज कर ही नहीं रहे। जैसे अगर आप अपनी एज पे देखें, जब आप बच्चे थे तो हो सकता है रोटी रोल करके खा रहे थे, या कोई एप्पल खा रहे हो, बाइट गाजर मूली जो भी है वो आप खा रहे हो। बट आज की डेट पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप आज बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे आज एप्पल नहीं खाते, बट वो बाइट करके आप उनके पेरेंट्स दे रहे हैं कि बेटा लो खाओ, जो भी इज गोइंग है, ठीक है। तो आगे के वर्क तो करते हैं, तो दांतों पे प्रेशर पड़ता नहीं है। प्रेशर नहीं पड़ता तो वो स्ट्रॉन्ग के स्ट्रॉन्ग रहते हैं जिंजाइवल में। अब नया दांत जो आता है तो वो या तो आगे से आ जाएगा, पीछे से आ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होकर के आ जाएगा। एक वो रीजन है टेढ़े मेढ़े दांत होने का। एक और बीमारी पायरिया। तो पहली बात तो जो सेंसिटिविटी जो होती है दांतों में, ये सच में होती है क्या? इसका सच में ट्रीटमेंट है या पेस्ट से सच में सही हो सकती है कि वैसे ही एडवर्टाइज? सेंसेशन दांत में होती है, बट 3 टाइप की सेंसेशन हम देखते हैं। पहली सेंसेशन तो ये होती है कि दांत की जो लेयर होती है, आउटर लेयर जिसे एनेमल बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे हमें ठंडा गर्म नहीं लगता है। बट बहुत लोग ज़्यादा देर तक दांतों को घिसते रहते हैं, चाहे उंगली से घिसे चाहे ब्रश से, तो वो एनेमल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सेंसेशन होने लग जाती है। अगर ये डिजीज़ आपको है तो कोई भी पेस्ट आपको रिलीफ देगा। बट अगर आपको मान लो दूसरी सेंसेशन, जो हम 3 टाइप की सेंसेशन की बात करें, दूसरी सेंसेशन हो सकती है दांत में कीड़ा लग गया है, वो कीड़ा अंदर डीप तक पहुंच गया है और अंदर जो नसें होती हैं दांत की वो ओपन हो चुकी हैं। अब आप कुछ भी पानी पी रहे हो, ठंडी चीज़ें खा रहे हो या गर्म चीज़ें, तो वो सीधे नस में जा करके आपको लग रही है, तो आपको सेंसेशन होगा। ये कोई भी पेस्ट आपको उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तीसरी जो सेंसेशन होती है वो जैसे पायरिया जिनको हो रखा होता है, तो उनके क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है मसूड़े में। अब वो कुछ भी पानी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो सीधे वो पानी दांत और मसूड़े के बीच में जाके हिट करता है, तो वो सीवियर सेंसेशन में अकाउंट आता है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंसेशन हमको कौन सी वाली हो रखी है। जैसे आजकल मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट होते हैं कि किसी को सेंसेशन हुई तो पहली बात तो उनको यही नहीं पता कि सेंसेशन क्यों है, और सेंसोडाइन या कोई भी आपने जैसे नाम बताया पेस्ट का वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर उन्होंने किसी डॉक्टर टीवी से देख लिया, अब वो 10 साल तक लगे हुए हैं उसी पेस्ट के साथ में। वो एक मेडिसिन है, वो एक मेडिसिन है उसका। अच्छा, एक तरह से मतलब अगर किसी ने मेडिकेटेड पेस्ट यूज किया माना सेंसेशन के लिए, तो क्या उसको बीच में बंद कर देना है? 7 डेज मैक्स टू मैक्स 7 या 1 मंथ बहुत सफिशिएंट। लगातार यूज करें तो यूज क्या मतलब ही नहीं है। आप अगर रेगुलर पैरासीटामोल खाओगे, ठीक है, तो नो डाउट कोई आपको मान लो उस टाइम पे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देखेंगे, बट आगे इनकेस जा करके लॉन्ग टाइम जा करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे तरीके कितने की मतलब अभी जो 18 से और 40 की जो एज में, जो एज ग्रुप में ना दांतों में बड़ा इशूज आ रहे हैं, और अभी तो बच्चों में बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं, तो इनमें तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा केस ज़्यादा आते हैं? आज की जनरेशन में सभी को इशू है, डिपेंड करता है अवेयरनेस कौन है। हो सकता है 3 साल के बच्चे को भी दांत में कैविटी हो जाती है, 2 साल के बच्चे को भी हो जाती है, मैं बताऊँ। अगर उनके पेरेंट्स अवेयर हैं तो डेफिनेटली वो डेंटिस्ट के पास में जाते हैं। 25 साल के लोगों के मान लो अवेयर नहीं है तो वो डेंटिस्ट के पास में आज भी नहीं जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, ये डिफरेंस आते हैं। अच्छा, क्या ये सच है कि चॉकलेट खाने से ज़्यादा कैविटी हो जाती है बच्चों को? चॉकलेट खाने से तो कैविटी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, बट होता क्या है, चॉकलेट है ना स्टिक हो जाती है दांत पर। अगर आप मान लो ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो चॉकलेट हो चाहे वो दूध हो, ठीक है। जैसे अभी अपन ने आपने छोटे बच्चे की बात की, तो एक छोटा बच्चा होता है जो मान लो 2 साल का है, वो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं खाता है, ठीक है ना। तो वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, सिर्फ दूध की बोतल। तो एक डिजीज होती है हमारे यहाँ पे, बोतल नर्सिंग कैरीज, ठीक है। बोतल मतलब दूध की बोतल, नर्सिंग मतलब छोटा बच्चा, और कैरीज मतलब कीड़ा लग जाना है, ठीक है। तो वो उनके बोतल मुंह में लगा के रखते हैं। अब वो रात में मान लो बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स लगा देते हैं बोतल। अब बच्चा सो जाता है तो मुंह में क्या दूध भरा रह जाता है उसके, ठीक है। तो वो उसके दांत आगे से सारे गल जाते हैं, विदिन 6 मंथ के अंदर सारे दांत खत्म हो जाएंगे उसके, ठीक है। इसका मतलब वो तो फिर जैसे कहते हैं ना कि अपना दूध के दांत आएंगे। हाँ, बिल्कुल। अब क्या होता है, अगर आप जैसे इसी कंसेप्ट पे आगे चलें, तो बच्चों के दांतों के अंदर भी नसें होती हैं। अब वो अंदर क्या होगा, अब वो उसके प्रॉब्लम चालू हो गई। अब वो कुछ भी आप खिलाओगे तो सेंसेशन का इशू आ जाएगा, बच्चे के अंदर पस पड़ने लग जाएगा, दांत के अंदर पस बनने लग जाएगा। तो अंदर जो दांत बन रहा है, नया दांत जो बनता है, जैसे आप कहते हो दूध के दांत टूटने का नया दांत आता, वो अंदर ही अंदर डैमेज हो जाएगा या बनेगा ही नहीं। तो ये मेजर इशू आ, और फिर ये पस आगे जाके सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। डॉक्टर साहब,
हमने पढ़ा है उसमें कि डीएनए का जो काम है बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है पुरानी सेल से नई सेल में। क्या दांतों के साथ भी माना, बच्चे के दांत में दूध के जो दांत है उसमें कीड़ा लग गया, अब क्या नए जो दांत आएंगे उनमें भी कीड़ा लगेगा? उनमें कीड़े लगने के चांसेज हो सकते हैं। उसका रीज़न है, मैं बताऊँ। होता क्या है, जैसे बच्चे के दांत 3 साल में 20 दांत आ जाते हैं, ठीक है। जब वो 6 साल का बच्चा होता है तो पहली दाढ़ आ जाती है पीछे पीछे की चारों। अब सोचिए अगर बच्चे के, मान लो जो बच्चे के दांत हैं 20 दांत, उनमें कैविटी हो रखी है, मतलब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन तो है नहीं। अब नया दांत आ गया तो वहाँ से शिफ्ट होगा, इन्फेक्टेड तो फैलेगा। फिर बीच में क्या होता है कि 7 साल पे आगे के दांत आ गया, ठीक है, बीच में फिर 9 साल पे एक और दांत आ गया, तो बगल वाला दांत इन्फेक्टेड है, सड़ रहा है, तो उससे कैरीज आगे वाले में जाएगी बेसिकली। नहीं, आपने बोला 20 आते हैं तो 32 दांतों का क्या कॉन्सेप्ट है? हमने सुना 32 होते हैं दांत। 32 होते हैं, बट बच्चा जो होता है ना, जिसके 6 महीने से दांत आने चालू हो जाते हैं, 6 महीने से लेके 3 साल तक दांत आते हैं, वो 20 दांत होते हैं प्रॉपर। और ये अक्लदार जो आती है ना, वो 20 साल के बाद में आती है, ठीक है। तब सभी के आ नहीं पाती, किसी के आ जाती है, चार होती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में। अच्छा, किसी का आती भी नहीं, ऐसा भी होता है? हाँ, बहुतों के होते हैं, सबके नहीं आती, हो सकता है आपके नहीं आई हो। अकलदार क्यों बोलते हैं उसको फिर? अकलदार इसलिए बोलते हैं कि बच्चा मैच्योर हो जाता है 18 साल के बाद में, उसके बाद ही आती है, तो इसलिए अकलदार उसको बोल देते हैं। तो फिर आप कह रहे हो कि 20 साल के बाद आते, कुछ को आती नहीं तो आती नहीं है, तो मतलब मैच्योर नहीं होते वो। मतलब दांत सर सबके 32, हमने ये भी देखा है कि सबके 32 नहीं होते। सब 32 नहीं होते, ठीक है। किसी के 28 ही रह जाते हैं, किसी के 32 आ जाते हैं, किसी के 33 भी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। दिमाग होता है ये तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि हमारे जो दांत, ह्यूमन जो टीथ होते हैं वो 32 ही होते हैं? 32 ही होते हैं क्योंकि उसका 32 का मतलब ये होता है कि पहली बात तो मैक्सिमम लोगों के 32 बाहर आ जाते हैं, दांत दिखने लग जाते हैं। कुछ के क्या होते हैं, अंदर ही अंदर रह जाते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है आपके 28 दांत हैं बट अंदर वो दांत हो, स्टेबल हो आज भी, या फिर ये हो सकता है कि आपके वो इरप्ट ही नहीं हुआ है। बट नंबर ऑफ, हम जैसे केसेस स्टडी करेंगे ना, तो 100 पेशेंटों पे क्या, तो 100 में से 70% के तो अक्लदार आ रही है, तो 70 को मेजर इशू मानते हुए हम यही कहते हैं। जैसे कहते हैं 32 ही बनवाने जा रहे हैं, तो 32 ही जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं ना, 32 ही जैसे बोलते हैं, वो भी 32 नहीं होते, वो भी 28 ही होते हैं। अच्छा, वो पूरे 32 नहीं बनते? वो 32 नहीं बनते वो भी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि अभी तो बहुत सारे डेंटल केयर क्लिनिक्स खुल रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है इस फील्ड में, और ज़्यादा खुल रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ पहले के टाइम पे लोग गांव में रहते थे, अभी भी गांव में रहते हैं, नीम की दातुन करते हैं, उनको जनरली कई समस्या नहीं आती, और सिटी में ब्रश भी कर रहे हैं, पेस्ट सुबह शाम कर रहे हैं, फिर भी चैलेंज आ रहे हैं। उसका बात सिटी और गांव की नहीं है, आज भी नहीं है, मैं बताऊं आपको, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपको कोई माइनर प्रॉब्लम हुई, आप तुरंत इमीडिएटली आप केयर करवाने जा रहे हैं डेंटल की कहीं भी। और आप अगर मान लो आप मतलब अनएजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड का मतलब है कि उस फील्ड के बारे में उसे नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप मान लो नहीं दिखा रहे हो, आप मेडिसिन पेन किलर ले रहे हो। जैसे बहुत लोगों के ऐसे हैं दांत जो बिल्कुल गल चुके हैं, वो कहते हैं हमारे दांतों में तो दर्द होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूसली क्या है, मेडिसिन खा के। पेन कोई बीमारी नहीं है, पहली बात तो। पेन एक तो कॉल बेल है, जैसे घर पे कोई आया तो बैल बजी, ऐसे ही पेन जो है वो आपको साइन एंड सिम्टम्स बता रहा है कि यहाँ पर पस पड़ने लग गया है, इन्फेक्शन बनने लग गया है, आप उसको ट्रीट करवा लीजिए, ठीक है। आप उसको अगर मेडिसिन लेकर के, पेन किलर लेकर के हो सकता है पेन तो बंद हो जाएगा, इन्फेक्शन ही इतना हो जाता है कि वहाँ की जो नर्व होती है, सेंसेशन वो होती है, डैमेज हो जाएगी, वो आपको पेन होना बंद हो जाएगा, बट अंदर बीमारी अभी भी कंटिन्यूसली बनी हुई है, और वो आगे ब्रॉड रूप लेती चली जाएगी। सर ये सब तो, हालांकि मैं एक वैसे क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आप एक तो यंग एज पे हैं, क्या आपने भी अपनी स्मेल के लिए कुछ किया? आपकी स्मेल बहुत प्यारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली ये तो अभी तो कुछ भी नहीं करवाया, बट हाँ एक नॉर्मल स्केलिंग हर किसी को करवाते रहना चाहिए। स्केलिंग से क्या होता है, एक तो स्केलिंग और पॉलिशिंग, अगर ये 2 चीज़ करवाते हैं, जैसे हम स्किन पर ऑयल लगाते हैं, ठीक है, कि अंदर न्यूट्रिशन जाएंगे स्किन में, ऐसे शाइनिंग आएगी। ऐसी दांत में क्या होता है, अगर आप मान लो स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग करवाते हैं, तो पॉलिशिंग में जो न्यूट्रिशन विटामिन होते हैं वो अंदर उसमें जाते हैं। मतलब दांतों की ऑयलिंग एक जगह से पॉलिशिंग जस्ट लाइक आप है ना, किसी भी चीज़ पे पॉलिशिंग करते हैं, जैसे हमारे जो पॉलिशिंग है उसमें विटामिन होते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो दांत के ऊपर जाते हैं, जो रफनेस होते हैं स्मूथनेस आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है,
और जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जैसे स्केलिंग करवाते हैं तो कैलकुलस होता है, कैलकुलस हट जाएगा। जैसे आपने देखी होगी पीली पीली परत सी जम जाती है दांतों में, पीलापन जम जाना। ये भी कहते हैं सर, जैसे अपन को करवाते हैं तो ऊपर की जो एनेमल लेयर जो अभी आप बताए थे कि वो हट जाती है घिसेंगे तो। बिल्कुल। एनिमल लेयर अगर आप किसी परफेक्ट डेंटिस्ट से करवा रहे हैं जिसके पास में अच्छा इक्विपमेंट है, डेफिनेटली आपकी एनिमल कभी डैमेज नहीं होगी। मतलब उसका एनेमल जो लेयर है वो बनी रहेगी अगर किसी परफेक्ट से कराएं तो। हाँ डेफिनेटली परफेक्ट, वैसे सभी परफेक्ट है मैं आपको बताऊं, बट अगर जैसे झोला छाप की बात करें ना, कई बार कुछ लोग एसिड से साफ कर लेते हैं। तो अभी बहुत चल रहे हैं। वो एसिड से साफ कर देते हैं तो वहाँ इशू क्रिएट हो जाता है। एसिड तो सर ऊपर भी मसूड़ों पे, स्किन पे भी बड़ा डैमेज करता हूँ। स्किन भी डैमेज कर सकता है अगर केयरलेस होगा तो, नो डाउट एसिड है। सर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, खासकर गांव में बीड़ी पीते हैं, उनके दांत रेड जैसे हो जाते हैं, तब क्या उस पर भी काम करेगी स्केलिंग? नहीं मैं बताऊँ, जो स्मोकिंग करते हैं उनके मोस्टली जो देखते हैं जिंजाइवल मसूड़े जैसे बोलते हैं वो काले पड़ जाते हैं, है ना। दांत भी उनके काले, दांत पे प्रॉपर जो गुटके वाले होते हैं लाल वो एक अलग होता है, ये इसको स्मोकिंग का अलग होता है, उस पर भी इफेक्ट करेगी। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पे आके स्टिक हो गई है, अगर आप स्केलिंग करवाएंगे तो वो वहाँ से हट जाएगी। बट आप नहीं करवाएंगे, जैसे आप मान लो गुटखा खाते हो या स्मोकिंग करते हो, तो कंटिन्यूसली होने से वो दांत का जो रंग है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। तो वो दांत का रंग जैसे जो भी पहले वाइट था या ऑफ वाइट था, अब वो मान लो लाल हो गया है तो फिर पिंकिश में आ जाएगा हल्का, ठीक है, लाइट लाइट। तो मसूड़े अगर काले हो गए तो वो वापस थोड़ी हो पाएंगे, वो हो जाते हैं। वो डीपिगमेंटेशन होता है। वो डीपिगमेंट उसका कंसेप्ट क्या होता है कि अपन जो सिगरेट जलाते हैं ना, तो आगे जहाँ से जलती है उसका 900 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। तो जब हम स्मोक लेते हैं उसमें तो हमारे मसूड़े और होठ जल जाते हैं, मतलब आउटर लेयर जो है वो जल गई है, तो उसकी आउटर लेयर को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और देन वो पिंक हो जाएंगे वापस से। अरे हाँ, तो पेशेंट को तो बड़ा पेन होता है। नहीं पेन है ही नहीं, पेन लेस है ये तो। जैसे आप नेल कट करते हो ना, पेन होता है क्या उसमें? नहीं होता ना। ऐसी वो डेड स्किन है, वो डेड स्किन हट जाएगी, वो पिंक आ जाएगी कलर। अच्छा, वापस से ब्लैक नहीं होगी? वो ब्लैक नहीं होंगे अगर स्मोकिंग नहीं करते हो तो। अच्छा, वापस से। हाँ, बहुतों की जेनेटिक की वजह से भी कोई ऐसे हो सकता है, वो बोले मैं तो स्मोकिंग करता नहीं हूँ, मेरे फिर भी ब्लैक है, तो वो डीपिगमेंटेशन कराए, जी ना। मेजर जो इशू है दांतों को लेकर, वो आप क्या फेस करते? किस तरह के कस्टमर नहीं बोलूँगा, पेशेंट, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? मोस्टली सबकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है, डेंटल क्लिनिक पे कोई आता है तो वो उसका कंसेप्ट पहला ये है कि पेन है। पेन का रीज़न ये है कि उसका पेन का या तो उसके प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो कैविटी बन गई है, दांत कीड़ा लग गया जिसे हम भाषा में बोलते हैं, तो उसके लिए आरसीटी करवानी पड़ती है, मेजर जो केसेज है, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, अनअवेयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके दांत में दर्द हुआ, ठीक है, तो अब नो डाउट देखिए डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, ठीक है, बट इसको एक्सपेंसिव हम ही लोग बनाते हैं। हम मतलब एक पेशेंट, अगर आपके मान लो दांत में कहीं खाना फंस रहा है, आपको पता है दर्द नहीं हो रहा, आप उस स्टेज पे आप डेंटिस्ट के पास में जाइए, अगर वहाँ पे कैविटी है तो वो फिल कर देगा, फिलिंग कर देगा। आप वो नहीं करवाते हो, फिर कुछ टाइम बाद में और वो इंक्रीज होती चली जाती है, तो फिर आपको आरसीटी करवानी पड़ती है, कैपिंग करवानी पड़ती है। कुछ लोग और भी एक और स्टेप पे आ जाते हैं कि चलो एक्सपेंसिव हो रहा है, क्योंकि आरसीटी प्लस कैपिंग अगर हम इजी गोइंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, मतलब इजी गोइंग 500 लेके। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने बोला कि ये जो डेंटल केयर है थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्टली ट्रीटमेंट है, बट अगर कोई व्यक्ति कॉस्ट पे नहीं करना चाहता है या फिर एक तरह से वो घर पे ही ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर वो बचना चाहता है इन सब चीज़ों से, तो क्या करना चाहिए? बचने के लिए यही है, आपको पहले अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको हर 6 मंथ में एक बार डेंटल चेकअप करना ही पड़ेगा। वो तो कॉस्टली हो गया? नहीं, कॉस्टली नहीं हुआ। जैसे आप मेरी बात करें, मैं मैक्सिमम ये है कि मेरा एवरी वीक में मंगलवार जो आता है वो फ्री है। आप मेरे पास में आओ, कंसल्ट होगी, आपको पता चलेगा कहीं प्रॉब्लम है, इशू है, आपको पता चल जाएगा। एवरी ट्यूसडे आप फ्री मैं देखता हूँ, ठीक है। और मैं क्या, बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे हैं आपको नियर बाय में आपको पता चलता होगा, आज यहाँ पर कैंप है, आज वहाँ कैंप है, आप वहाँ जाइए। मैं तो हुई हूँ, ठीक है। इवन गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको कुछ तो डायरेक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप ले सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं कि सर ट्यूसडे को चेकअप फ्री करते हैं, हम इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो आप ट्यूसडे को ये फ्री चेकअप भी करा सकते हैं सर के साथ।
और मैं तो कहूँगा फ्री के साथ में दोबारा एक बार जरूर आइएगा, है ना, कि रेगुलर चेकअप होते रहने चाहिए। बिल्कुल। हमने तो कभी, हमें तो पता ही नहीं था इससे पहले कि रेगुलर चेकअप भी जरूरी। बिल्कुल, मैंने तो इस पर लिख ही रखा है कि हर मंगलवार को फ्री। नहीं, अगले मंगलवार को हम भी आएंगे। नहीं, हर मंगलवार को आया करेंगे ना। अरे डॉक्टर साहब, हमने तो एक ही, आपसे बात करके बहुत सारी बीमारियों का पता चला। हमने तो एक ही बीमारी सुनी, पायरिया। इसको पायरिया हो गया है, और मैंने ये भी सुना कि पायरिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और मैंने ये देखा है कि पायरिया जिसको है उसके मुंह में बहुत स्मेल आती है। तो क्या रीज़न है स्मेल आने का, और क्या ट्रीटमेंट है, और घर पे करना चाहे तो क्या कुछ पॉसिबल? पायरिया में क्या है कि बेसिकली ये है कि हमारे दांतों में कैलकुलस मतलब गंदगी चिपकने लग जाती है। बहुत लोग ब्रशिंग नहीं करते तो कैलकुलस नॉर्मल जमेगी। बहुत लोग ये है बैड हैबिट्स होती हैं, टबैको खाते हैं, तो दांतों के पीछे लेयर का जमना चालू हो जाता है। अगर आप वहाँ पे पायरिया के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो रूट प्लानिंग होता है, ठीक है। एक होता है दांतों की सफाई, जो स्केलिंग होती है, जिसमें नॉर्मली स्केलिंग जिसके गंदे दांत होते हैं वो। रूट प्लानिंग में क्या होता है कि पायरिया जो हमारे अंदर मसूड़े के अंदर चला जाता है, और उसमें क्या है इन्फ्लामेशन और सूजन करने लग जाता है। अब अगर इसका बेसिकली ट्रीटमेंट देखा जाए कि आप नॉर्मल सफाई करवाते रहें दांतों की, एक तो प्रॉपर घर पर ब्रशिंग करें, ठीक है, तो आप मेजर जो पायरिया होता है सभी को, उससे पहले ही आप अवेयर हो गए, पहले ही रुक गए। नॉर्मल गंदे होंगे दांत, उसके लिए आप, मैं ये बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू बुक्स ये है कि आपको 3 महीने में स्केलिंग करवाते रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर आपको कोई बैड हैबिट नहीं है तो साल में 2 बार बहुत है, सफिशिएंट। 6 मंथ में एक बार जरूर। 6 मंथ में एक बार बहुत है। ब्रशिंग का भी हमने, मतलब मैंने कहीं सुना था कि कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करें। एक तो ब्रशिंग की टेक्निक होती है पहली बात तो, कि हमको राउंड राउंड करना चाहिए ब्रश को, ऐसा नहीं आगे पीछे घिस रहे हैं दांतों को, ऐसे गोल गोल बिल्कुल राउंड। हम तो यही करते हैं, घिसा। एक तो वो प्रॉब्लम हुई, उससे क्या होता है दांत कटने लग जाएगा। दांत कटने लग जाएगा तो अंदर की नस आउट हो जाएगी, बाहर आने लग जाएगी, तो आप कुछ भी खाओगे पियोगे फिर झंझनाहट का इशू क्रिएट हो जाएगा, जो सेंसेशन जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, कई बार हमने ये भी देखा है वो पेस्ट, मार्केट के पेस्ट भी बड़े हार्मफुल होते हैं। हम सेंसोडाइन इनकी बात नहीं कर रहे, अपन जो नॉर्मल ब्रांड के नाम तो नहीं लेंगे, वो भी ज़्यादा हार्मफुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वैसे कोई ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। जैसे लोकल एक तंबाकू मिक्स है ना, पाउडर मान लो आप, ठीक है, जैसे मोस्टली घर में फीमेल या वो लोग करते हैं, उसमें एक तरह का नशा है। आप उसे करोगे ना तो आधे घंटे तो लगे ही रहोगे उससे। लाल 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 काला मंजन ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। वो क्या करता है, दांत की जो लेयर है ना इनेमल, उसको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा उसको। अच्छा, उसको लेडी तो मतलब महिलाएं तो जनरली उसको बहुत देर तक बैठ के, वो उसमें नशा है, तंबाकू है उसमें बहुत। उससे दर्द नहीं होता फिर उनको? हाँ, क्योंकि वो तंबाकू नशे की चीज़ है ना। नहीं, आधे घंटे तो उसने कर दिया, उसके बाद उसका इफेक्ट बहुत लंबा रहता है। और जो भी फीमेल, अगर आप किसी से बात करेंगे ना, वो सुबह आधे घंटे करती हैं, दोपहर में करने बैठ जाती हैं, शाम को करने बैठ जाती हैं। बट एक स्टेज बट उसमें क्या है, एक स्टेज आ जाती है। उस स्टेज पे आते ही उनके जो, अब जैसे नॉर्मली किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो एक दांत में होगा, वो तुरंत डॉक्टर का, उनके जब प्रॉब्लम होगी तो वो एक साथ सभी दांतों में होगी। फिर उनको सभी का ट्रीटमेंट कराना थोड़ा टिपिकल, क्योंकि एक्सपेंसिव है ना, तो वो फिर वो वाला वो आ जाता है, वो पूरा दांतों का निकाल के। नहीं बहुत है उसमें, आप सभी दांतों की RCT कर दो, देन कैपिंग कर दो। आई मीन हाँ, मतलब वो एक तरह से कॉस्टिंग तो फिर बढ़ने लग जाती है, और एक बढ़ने लग जाती है। जहाँ एक दांत पे ट्रीट कर रहे थे अब वहाँ कई सारे हो वो एक चीज़ रहेगी सर, वो टाइम, कितने टाइम तक ब्रश करना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 1 मिनट सफिशिएंट होता है। 1 मिनट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये भी सच है कि जो पेशेंट जो होते हैं दांतों के, वो एक बार माना आप किसी डेंटिस्ट के पास आने लगे तो मैंने ये सुना है कि वो उनको लाइफ लॉन्ग फिर जाना ही है, या फिर ऐसा कुछ है कि जैसे ट्रीटमेंट एक बार कर दिया तो फ्री है? नहीं, अगर जैसे पेशेंट अवेयर है, मैं एजुकेटेड बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास में आए, मैंने आपको बता दिया कि आपकी ये जो बीमारी हुई इस वजह से हुई, आप उसकी केयर करते रहेंगे। नो डाउट आप 6 मंथ में किसी भी नियर बाई डेंटिस्ट में आके चेकअप करा रहे हैं। चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए फिर दोबारा लाइफ टाइम में नहीं आना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर चेकअप कराएंगे ना तो ये डैम श्योर है कि आप कभी दांत में पेन लेके कभी नहीं जाएंगे, लाइफ टाइम आपको पेन नहीं होगा। जैसे अभी देखते हैं ना कि बहुत कम एज में दांत खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं। मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था, मैंने आपसे बात करी थी कि डार्क साइड जो है, इस आपके प्रोफेशन की डार्क साइड क्या है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, कि डार्क साइड से याद आया मुझे कि क्या ऐसा भी कुछ है, कुछ डॉक्टर्स जैसे माना मेरे को दांत में दर्द है और मेरे को वैसे ही दर्द हो गया है
तो क्या कुछ आपके प्रोफेशन में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ऐसा बता देते बड़ा हैं, ऐसा कर treatment देते हैं कर जो देंगे। मतलब हो सकता है वो काम 100 रुपये में हो जाता और कई बार उसको 5,000 में कर देते हैं, कि ऐसा कुछ होता है? पहली बात तो अगर डार्क साइड की बात करें तो डार्क साइड तो देखिए होता क्या, हम लोग बहुत, कोई भी डॉक्टर सभी हार्डवर्क करके आता है, ठीक है। कोई भी डेंटल क्लिनिक ओपन करेगा तो काफ़ी, डेंटल क्लिनिक का सेटअप भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पेशेंट को देखें तो पेशेंट क्या है, बहुत केयरलेस होता है, ठीक है। वो उस ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता कि मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया है तो उसकी क्या वैल्यू है। कई बार ऐसा होता है हाफ ट्रीटमेंट करवाने के बाद में पेशेंट सोचता है अब तो दर्द ही नहीं है, अब क्यों जाऊँ, डॉक्टर को भी रुपए देने पड़ेंगे, पूरा चला गया तो, ठीक है। बट उससे क्या होता है, वो फिर हमारे पास मान लो 1 साल बाद आता है, वो मेजर इशू बना के लिए आता है, ठीक है। तो अनएजुकेटेड को एजुकेटेड करना बहुत टिपिकल हो जाता है कई बार। तो ये डार्क साइडेड छोटी सिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने लिए टाइम कब निकाल पाते होंगे सर? आप तो पूरे दिन अगर वैसे देखें तो आप तो पूरे टाइम तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये एज तो अभी टाइम निकालने के लिए है ही नहीं। नहीं, फिर भी एक होता ना कि चिल करने के लिए कुछ थोड़ा सा, कभी एक बाहर चले गए कहीं फन हाँ, के तो लिए। ये है कि कभी जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं तो ये है कि हम उधर कॉन्फ्रेंस में चले गए, तो प्लस में ये है कि वहाँ की जो अपने कलीग्स जो रहे हैं कॉलेज टाइम पर उनसे मिल लिए। तो एक वो कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक बेसिक पॉइंट है कि हाँ एक आउटिंग भी हो गई, ठीक है, और एन्जॉयमेंट का एन्जॉयमेंट, नॉलेज का नॉलेज, तो वो कंसेप्ट हमारा ही है। डॉक्टर साहब, वो मेरी एक बात और वो बीच में अधूरी रहेगी कि जैसे आपने पैसा भी खर्च किया अपने एजुकेशन में, बट कुछ कस्बे लेवल पे, गांव में कुछ डेंटिस्ट जो झोला छाप भी बैठे रहते हैं। कोई चीज़ माना मेरे दांत में दर्द हुआ और माना वो एक पेन किलर से सही हो सकता था, लेकिन मैं किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चला गया, तो क्या वो दर्द को बढ़ा देते हैं या फिर बीमारी को बढ़ा भी देते हैं क्या? देखिए बीमारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देते हैं कैसे भी, ठीक है। जैसे मान लो आपको उस टाइम पर एक छोटा सा फिलिंग हो सकती थी वहाँ पर, ठीक है, और फिलिंग का मटेरियल जो आता है यूज में वो उनको फिल कर देना चाहिए था अगर एक डॉक्टर के पास में जाते, चाहे कस्बे लेवल पे जाते। अब उन्होंने उस जगह वो फिलिंग मटेरियल ना भर करके एक अदर मटेरियल भर दिया, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो डैमेज कर देता है। या फिर उस दांत पे मान लो आपको आरसीटी की नीड थी, उस पर उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर कैपिंग कर दी, आरसीटी उनको आती नहीं तो कैपिंग कर दी, ठीक है। वहाँ से फिर वो क्या है, फिर आप मान लो उसके बाद में आपको पेन तो होगा, उस टाइम तो ख़त्म कर दिया, किसी भी रीजन से पेन ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं बता रहा था दांत बार बार मेडिसिन लेकर के वो पेन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पेन कोई बीमारी है ही नहीं। अब उसके बाद में जब अगेन पेन इंक्रीज होगा 6 महीने बाद में, 2 महीने बाद में या 1 साल बाद में, तब आप डेंटिस्ट के पास में जाएंगे। तो उस कंडीशन में दांत की कंडीशन ये हो जाएगी, दांत निकालना पड़ेगा। तो वो एक डैमेज, मतलब आप जहाँ दांत को सेव कर सकते थे, बचा सकते थे एक स्टेज पर, ठीक है, चाहे पैसा कितना भी लगता, बट अब तो दांत ही आपका निकलना है। और दांत झड़ने की समस्या जो होती है वो क्या होती है सर? जो वो बोलते हैं कि दांत झड़ गया है, टूटता जा रहा है, आगे से झड़ता जा रहा है, ये उसी में है या फिर इसमें कोई कैल्शियम वगैरह का कोई रोल है? नहीं, इसमें क्या 2 कंसेप्ट हैं दांत झड़ने के। पहला तो रीज़न ये है दांत झड़ने का कि कैविटी हो गई, कैविटी हो गई तो दांत के अंदर जो दांत की पावर थी, ब्लड जाता था, अब ब्लड तो जा ही नहीं रहा, तो दांत हो गया डेड। तो कोई भी आप टाइट चीज़ खाओगे वो टूटता चला जाएगा, ठीक है। प्लस फिर जैसे जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी चीज़, कोई हार्ड कोई चीज़ खा लेते हैं आजकल, जैसे कुछ भी लोग बाहर, हर तरह के लोग हैं, जैसे कोई लोग दारू की बोतल खोल लेते हैं तो दांत टूट जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर एक रीज़न ये रहता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो खाना खाते बात करते करते में गलत एंगुलेशन से मुंह बंद हो जाता है, तो कई बार टूथ फ्रैक्चर हो जाता है। ये बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात बोली कि कुछ बैड हैबिट्स भी होती हैं, स्मोकिंग करना और भी, लेकिन या तो मैं गलत हूँ या पर मुझे करेक्ट करना कि, लेकिन ये दांतों की समस्या आपको नहीं लगता ज़्यादातर महिलाओं में आती है, जबकि वो तो ऐसा कुछ ज़्यादातर नहीं करती हैं? नहीं, आज की डेट पे ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो बच्चों में भी आ सकती है। मैं आपको बताऊँ, जेंट्स मेल जो है ना वो पेन को ना सहन कर लेते हैं, महिला कर नहीं पाती। और मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपकी बात को अगर ये समझें, फीमेल आपको बोलेंगी तो डेफिनेटली आप फीमेल के लिए पे कर दोगे, हो सकता है खुद के लिए थोड़ा सा फैमिली क्राइसिस को देख करके रुक जाओ, बट ऐसा नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि दांत का पेन एक सीवियर पेन है। ये कहीं जैसे मान लो आपके पैर में दर्द हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक करना बंद कर दोगे, ठीक है। कहीं भी किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है तो आप वहाँ
वेट कर लोगे, ठीक है। पेट में दर्द हो रहा है तो ठीक है, खाना नहीं खाओगे, बट मुंह एक ऐसी चीज़ है, आपको खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। अब आपको मान लो अगर सेंसेशन है सीवियर, पेन किलर से तो बंद होने वाली नहीं है, ठीक है। अब जैसे तैसे मान लो वो पेन किलर आपको शांत हो गए तो पानी पियोगे, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। सेंसेशन स्टार्ट हुई तो पेन स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ है। एक तरह से दर्द तो मर्द को भी होता है पर वो पैसे की वजह से रुक जाता है, फिर रोक लेता है। वो सही बात है, वो जनरली मार्केट भी जाता है ना, अगर पुरुष अगर मार्केट जाता है तो वो जनरली खुद के कपड़े तो क्या खरीदेगा, पर वाइफ पे जरूर आके तू खरीद ले जो खरीदना है। तो दांतों के लिए भी ऐसा ही है कुछ। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, हर चीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हुई, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आप एज एन, आज के चूँकि हमारा जो कंट्री है वो यूथ का कंट्री है, तो एज एन डेंटिस्ट क्या स्कोप देखते हैं आप, क्या स्कोप और किस तरह उनको, मतलब अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड में आना चाहे, डेंटिस्ट बनना चाहे, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? अगर डेंटिस्ट का स्कोप अगर देखना है तो आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे ना, अमेरिका की अगर टॉपेस्ट जॉब जिसे बोलते हैं वो फर्स्ट नंबर पर डेंटिस्ट की आती है। आप फॉरेन कंट्री में चले जाओ, आपको डेंटिस्ट की वैल्यू वहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। जैसे यहाँ पे अगर टाटा बिरला देखते हैं ना, तो वहाँ सेम कंडीशन वहाँ पे डेंटिस्ट की है। वहाँ मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। एक केस बताता हूँ, एक मेरे पेशेंट थे, तो वो उनके बेटे अमेरिका रहते थे। अब वहाँ उनको दर्द हुआ होगा, तो वहाँ डॉक्टर के पास में गए, तो उन्होंने उनको बोला कि आपका 5 लाख का एक्सपेंस आएगा। 5 लाख? हाँ, दांत निकालने का। दांत निकालने का 5 लाख? 5 लाख रुपए बहुत एक्सपेंस है। और तो वो फिर इंडिया आए, इवन यहीं पे, ठीक है, तो यहीं रहते हैं लोकल, वो वहाँ चले गए, तो हमसे दांत निकलवाया। और बहुत मेजर डिफरेंस है अमाउंट में, ये चीज़ है ना, ये बहुत वो है। इसलिए एक डेंटल टूरिज्म चलता है अपने इंडिया में, आपको शायद नहीं पता होगा। डेंटल टूरिज्म इसमें क्या होता है, जितने फॉरेन में पेशेंट होते हैं तो वो इंडिया घूमने आते हैं, प्लस विद दैट उसके साथ में डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं वो अपना, वहाँ से यहाँ आते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो, जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ पे एक ट्रीटमेंट होता है इम्प्लांट, है ना, अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट करवाते हो तो वो एक्सपेंस वहाँ पे अगर वहाँ करवाते हैं तो सीधे 1 करोड़ के आसपास। ओह माय गॉड, 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए? हाँ बिल्कुल। और यहाँ वो जो ट्रीटमेंट करवाते हैं वो मैक्स टू मैक्स अगर देखें तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 25 लाख रुपए, तो काफ़ी मेजर डिफरेंस हो जाता है। तो अगर वहाँ के अकॉर्डिंग देखे जाए तो नो डाउट, और अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी जो कंडीशन है तो नो डाउट डेंटल, इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डेंटल से हूँ, क्योंकि अभी देखें MBBS की कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा रश बहुत हो गया है जी, ठीक है। आपको इजी गोइंग MD मिल जाएंगे, छोटे छोटे कस्बों में DM भी आ चुके हैं, ठीक है, और MD भी ट्रीटमेंट कर रहा है, DM भी ट्रीटमेंट कर रहा है, MBBS भी ट्रीटमेंट। पर डेंटल में ये है कि आपको डेंटल में जो BDS है या MDS है वो दोनों उन्हीं के पास में जाना पड़ेगा। कोई मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिसिन आप अगर मेरे से भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएंगे तो वो 2 दिन असर करेगी, 3 दिन असर करेगी, आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। तो डेंटल मतलब अच्छा है अगर देखा जाए ना, क्योंकि एक तो इसमें इमरजेंसी फैसिलिटी वाला सीन तो है नहीं, ठीक है, सबसे अच्छी बात। दूसरी चीज़, आपको 300-400 पेशेंट नहीं देखने, आपको बहुत अच्छे से 20-25 पेशेंट आप देखते हैं सफिशिएंट है। मैं तो कहता हूँ अगर आप, जैसे हम डेंटल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, अगर आप मान लो साल में 5 पेशेंट भी देख रहे हैं ना, तो आपकी इनकम 1 करोड़ है ओनली साल में, डेंटल टूरिज्म की बिहाफ पे बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर एक पेशेंट भी आपको 25 लाख रुपए देता है, सिर्फ 1 पेशेंट, तो 4 पेशेंट या 5 पेशेंट भी लेके चलें तो 1 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। तो क्या सर डेंटिस्ट बनने के लिए भी बायोलॉजी लेना जरूरी? बायोलॉजी लेना जरूरी, बायोलॉजी, फिर उसके बाद नीट की जो MBBS का प्रोसीजर है वही सेम फॉर्मेट है, कोई डिफरेंस नहीं है। MBBS का, अच्छा, तो एक तरह से जो कॉस्टिंग MBBS की प्राइवेट से जो करते हैं, मैंने सुना 1 करोड़ 1.5 करोड़ आ जाती है। तो क्या डेंटिस्ट की भी? डेंटल का अप्रॉक्स जो बैठेगा ना विद आपको 40 के अराउंड आपको एजुकेशन हो जाएगा, 40 लाख। इतना गैप क्यों? गैप इनकी गवर्नमेंट फीसेज होती हैं, ओके, उसके बिहाफ पे डोनेशन नहीं होता इसमें? डोनेशन अभी विदाउट डोनेशन बताया मैंने ये आपको। ओके, डोनेशन विद डोनेशन? डोनेशन का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मान लो मैं छोटी सी बात करूँ, मान लो आप SMS से MBBS लेते हैं आज, तो आप 80-90 लाख रुपए SMS में दे दीजिए, एक NRI सीट होती है वो उठ जाएगी SMS में, समझ लो। MBBS की ही बात कर रहे हैं। और अगर आप MBBS ये मान लो महात्मा गांधी से करते हैं तो अलग अलग है, और कोई नया कोई भी आजकल तो फॉरेन से भी करके आ रहे हैं जो 20-25 लाख रुपए में हो जाती है। आपने कहाँ से किया था? मैंने जयपुर से, ये RUHS होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस,
तो वहाँ आपका भी खर्चा क्या करोड़ों में आया था कि विद इन लिमिट? वो तो मतलब थोड़ा वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो बनता है तो वो तो हमारा तो काफ़ी कम हो गया। अच्छा, तो आपका तो एज ए सिलेक्शन उस तरह से गवर्नमेंट सीट पे? तो आपको तो सारा अवार्ड देख के लग ही रहा, कई सारे अवार्ड लगे हुए हैं। ये हेल्थ मिनिस्टर ने दिया था इंडिया के ने, और हाँ ये चीज़ है। ये हेल्थ मिनिस्टर ने दिया था सर को। कई सारे अवार्ड हैं सर आपके पास। सो थैंक यू सो मच सर। सो आपसे बात करके मज़ा आ गया। हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको हमने ट्यूसडे की तो बता ही दिया है सबको। बाकी और हम भी आने वाले हैं। बाकी सर का जो क्लिनिक का एड्रेस भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आज सर से बात करके एक चीज़ ज़रूर क्लियर हुई कि हमारे बॉडी में हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट जो हमारी जो सुंदरता है उसमें दांतों का बहुत बड़ा रोल है। हम उनको अंडरस्टिमेट कर देते हैं और बाद में फिर चक्कर काटते हैं डेंटिस्ट के। तो सर से जैसे कि बात हुई कि आपको रेगुलर चेकअप उनका भी ज़रूरी है। सो सर हैं, आप अपने शहर में भी और बहुत सारे होंगे तो आप उस तरह से ध्यान थोड़ा रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर। और कोई लास्ट में कुछ बात जो आप हमारी सर अगर आप चाहें तो हमें ना आपका इंस्टा आईडी भी उस पर, अगर आप चाहें नंबर या कांटेक्ट नंबर अगर आप चाहें तो उस पर डाल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा पेज है इंस्टा पर। तो अरे वाह सर। अच्छा, हम अपने केसेस जो भी हमने किए हैं जी, तो वो उसमें होते हाँ, तो हम सर की इंस्टा आईडी जरूर डाल देंगे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी हमारा चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।